गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, फीचर्स के बारे में बताया, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ दैट इज़ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 का ही पार्ट है। सो फंक्शंस क्या क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो मेन फंक्शंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मैं पढ़ाने आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला तो यही है कि जो भी हमारा डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं बाय स्टैटिस्टिक्स। सो इसकी हेडिंग्स हम बना सकते हैं। मास ऑफ फिगर इज सिंप्लीफाइड बाय स्टैटिस्टिक। गॉट इट। इसका मतलब ये है कि जो डेटा हम कॉम्प्लेक्स डेटा या जो हम मिक्स डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको एक कंडेंस फॉर्म में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू ही प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है। और जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू, सो दे कैन बी इजीली टू अंडरस्टैंड। उसको हम इजीली समझ सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एवरेजेस, परसेंटेज, ये सारे एवरेज परसेंटेज जो है कैन प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन अ सिंगल वैल्यू। तो अगर हमारे पास बहुत एक कलेक्शन में डेटा है, उसका अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं या उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो एक फिगर हमारे पास एक फिगर आ जाती है इंस्टेड ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय स्टैटिस्टिक्स। नाउ पॉइंट नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें दैट इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स से मतलब हमारा ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारे डेटा हैं या जो फैक्ट्स हैं ये प्रिसाइज एक और या फिर एक डेफिनेट फॉर्म में होते हैं। सो जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें इसको अंडरस्टैंड करने में, फैक्ट्स एंड फिगर को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर पाते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है। ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस पर्पस के लिए कलेक्ट करें, या हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं। सो जो फिगर्स हैं दे कैन बी ईजिली कंपेयर्ड बाय थ्रू स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ जॉब सीकर्स जो है वो कितने हैं एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ एंड में, और फिर उसके बाद इससे प्रीवियस ईयर में कितने थे। तो अगर हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम ये कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले ईयर में कितने जॉब सीकर्स थे और अब नए जो सेशन है इसमें जो एंड होने वाला है सेशन, इसमें कितना है। सो इट इज़ ईजी टू कंपेयर। सो जो स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं वो कंपैरिजन में भी हेल्प करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, statistics helps in studying relationship। अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड कैन बी स्टडीड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है वो हम डेटा को कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप बना पाते हैं कि प्राइस, जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप हमने किस में पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा। तो दे आर द फ्यू पॉइंट्स जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर पाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नाउ नेक्स्ट 5th पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन of suitable policies। पॉलिसीज़ बनाने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। सो बेसिकली जो भी कोई भी नेसेसरी की डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के या किसी भी, कि क्रूड ऑयल का प्राइस कितना होगा, कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा किसी चीज़ का,
सो ये जो है हम स्टैटिस्टिक्स पे पहले डेटास को कलेक्ट करते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं कि कितना होगा और किस तरीके से हमें, तो एक तरीके से बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन forecasting. स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है. फोरकास्टिंग में कैसे, कोई भी फ्यूचर डिसीजन हमें लेना है, गवर्नमेंट को कोई फ्यूचर डिसीजन लेना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मार्केट एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, किस पर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, किस पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा. सो ये सारे डिसीजन भी हम पहले स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या हमारे लिए सूटेबल रहेगा. तो ये ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. अगर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कोई डिसीजन ले सकें, हम कोई फोरकास्टिंग कर सकें. सो कोई भी डिसीजन के लिए पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. इसके बाद हम इसको आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारे हो गए फंक्शंस. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की आपके इकोनॉमिक्स में. अगर मैं इन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो क्या क्या हमारे फंक्शंस होंगे, क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंस होंगे. तो सबसे पहले तो जो हम अगर इसमें बात करें कि इम्पोर्टेंस, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट तो बहुत और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसीज़ बनानी हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी हो या कुछ भी किसी भी तरीके के टैक्स, कितना टैक्स रेट डिसाइड करना है, कैसे करना है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आना है, किस तरीके से मतलब गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट की पेइंग कैपेसिटी, इंडियन पेइंग कैपेसिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से टैक्स रेट को फिक्स करना है, ये सारे जो भी डेटाज होते हैं किस तरीके से पहले कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बाद कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है. सो इट इज़ हेल्प, स्टैटिस्टिक बेसिकली जो हेल्प करता है वो किस में करता है, इकोनॉमिक्स में. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यही है कि आपको सबसे पहले कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए आपको कोई डेटा चाहिए होता है और डेटा कलेक्ट करने का काम जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स करते हैं. नंबर 2 में अगर आपको बोलूँ तो ये हेल्प करता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब यही होगा कि आपको कोई अगर फोरकास्टिंग करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि प्राइस नियर फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस क्या होना चाहिए, कि किस पैटर्न पर हम प्राइस डिसाइड करें. सो कोई भी अगर आप फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के आप कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते. आपको पॉलिसीज़ बनानी है, आपको कोई फोरकास्टिंग करनी है फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस क्या रहेगा, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आना है, कैसे आना है. तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद कोई भी आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स इसमें भी. नाउ थर्ड अगर मैं बोलूँ तो हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स. इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स को भी कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, किसी भी तरीके का मॉडल बनाना है, कोई भी आपको इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है. तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मोस्ट जो सबसे पॉपुलर इकोनॉमिक थ्योरी है दैट इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी. दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ओनली एंड ओनली एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड टूल्स. गॉट इट. नाउ फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेल्प्स टू अटेन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो है वो भी बनाने में हेल्प करते हैं. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस. बैलेंस इक्विलिब्रियम से हमने यही पढ़ा, बैलेंस क्या होता है, बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर.
where the producer get maximum profit and consumer get the maximum satisfaction. So with the help of a statistical tool, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, they tell us how profit can be maximized by the producer and how a consumer can derive maximum satisfaction. तो यहाँ पर भी किसका काम हुआ? यहाँ पर भी हमने statistics की ही help ली to maintain, to attain economic equilibrium. ठीक है. Now fifth point पे हम लिख सकते हैं, it helps to know causes and effect relationship. Causes and effect यानी फाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा. ठीक है. हेल्प द इकोनॉमिस्ट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. गॉट इट. सो प्रॉब्लम क्या है इसको फाइंड आउट करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना, दोनों का ही काम जो होता है स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू बहुत इजी हो जाता है. यानी कॉजेस क्या है और उसके इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होंगे, ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू हम इजीली कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दे कम टू नो दैट देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रीवियस या प्रीशियस मेटल. एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है कोई भी प्रेशियस मेटल में, ये आपको किससे पता चला? ये आपको पता चला डेटा के थ्रू. ठीक है. और उसका रीज़न कुड भी हमने सोचा कि क्या होगा, कि उसका रीज़न कुड भी क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी हो सकती है. ठीक है. और उसके लिए हमने क्या कॉज किया, हमने उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये निकाला, लिबरलाइज कर दिया हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी को टू एक्सटेंड नीडेड. गॉट इट. तो हमने क्या किया, पहले हमने उसका कंक्लूजन देखा कि ये हमारे सामने फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है प्रेशियस मेटल्स का. फिर हमने इसका रीज़न फाइंड आउट किया. रीज़न क्या फाइंड आउट किया कि हमारी स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के थ्रू ऐसा हो रहा है. और उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन भी निकाला, दैट इज़ टू लिबरलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसीज़. गॉट इट. सो ये हमने क्या किया, कॉजेज, इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, ये तीनों चीज़ें हमने किसके थ्रू फाइंड आउट की, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमने इजीली उसको फाइंड आउट किया. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस. इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बट ओनली वी विल डिस्कस 5 इम्पॉर्टेंस. नाउ मूव ऑन टू लिमिटेशंस. देर आर फ्यू, इफ़ एनीथिंग हैव एडवांटेजेस, सो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बिल्कुल होते हैं. डिसएडवांटेजेस का मतलब यहाँ पर हम कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं. सो लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं. लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो लिमिटेशंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक बहुत लिमिटेड उससे ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं. तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट है यूसेज बाय एक्सपर्ट ओनली. यानी जो स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं कैन बी एक्यूरेट तभी हो पाते हैं जब इट कैन ओनली बाय दोज जिनको उनकी नॉलेज हो, या फिर उसको जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपर्ट पर्सन्स के थ्रू हो रहा हो, यानी वो ट्रेंड हो उस पर्टिकुलर किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए. सो एक्सपर्ट जो होंगे दे कैन ओनली यूज़ स्टैटिस्टिकल डेटा. कोई भी ऑर्डिनरी मैन जो है नहीं उसको यूज़ कर पाएगा, ना उसको समझ पाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा को समझने के लिए या फिर उसके यूज़ के लिए या फिर उसको कलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. आप और हम इजीली, कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है उसको ना तो समझ पाएगा. ग्राफ को समझना, ग्राफ के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करके ग्राफ बनाना ओनली बाय एक्सपर्ट पर्सन. ठीक है. नाउ सेकेंड लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ डेटा. मैंने पहले क्लास में भी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने हाइट भी लिया था, वेट भी लिया था और मार्क्स भी लिए थे. और फिर मैंने बताया था कि ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होने के लिए डेटा का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है. होमोजीनियस का मतलब है डेटा शुड बी सेम.
अगर आप कोई कंपैरिजन करते हैं, अगर आप किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप कंपैरिजन तो तभी कर सकते हैं ना जब दोनों चीज़ें सेम होंगी। अगर सेम नहीं होंगी तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। यानी मैंने बताया था हाइट से हाइट को ही कंपेयर किया जाता है, हाइट से आप वेट को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वीट को आप वीट से कंपेयर करेंगे, वीट को राइस से कंपेयर नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल। अगर होमोजेनिटी नहीं होगी या यूनिफॉर्मिटी डेटा की नहीं होगी, सो वी कैन नॉट कंपेयर डेटा एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ जो इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अब हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात करें तो स्टैटिस्टिकल जो है डेटा जो है इज एनालाइज्ड किए जाते हैं, इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इन एक्यूरेसी जो है मे स्लिप इन एट एनी ऑफ द अबव स्टेजेस, किसी भी स्टेज पर हो सकती है इन एक्यूरेसी, भले वो ऑब्जर्वेशन में हो, कलेक्शन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो या प्रेजेंटेशन में हो। वंस इट क्रीप इन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई द सेम। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी एक गलती आ जाती है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका पूरा गलत हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। कहीं भी एक स्टेप पे अगर गलती हो जाएगी तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई। ठीक है, सो दस स्टैटिस्टिकल हम बोलें कि रिजल्ट्स आर ऑफ लिटिल हेल्प इन कॉजेज व्हेन 100% एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। गॉट इट, 100% एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए है तो मतलब इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैथमेटिक्स में जैसे हम बात करें कि 100% एक्यूरेसी होती है, स्टैटिस्टिक्स में अगर आप ज़रा सी भी गलती कर देते हैं सो आपका पूरा जो है वो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई देम। तभी इसको बोला जाता है इट इज़ ओनली एंड ओनली यूज बाय द एक्सपर्ट पर्सन, नॉट बाय नॉर्मल या ऑर्डिनरी पर्सन। नाउ फोर्थ पॉइंट में हम बोलें कि statistical data can be misinterpreted. इंटरप्रेटेड मीन्स मिसइंटरप्रेटेड का मतलब हो गया, जो अगर मैं बोलूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। बिजनेस हो या कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस हो, स्टैटिस्टिक्स हर जगह वर्क करता है। सो हाउएवर इट इज़ लाइबल टू बी मिसयूज्ड एज पीपल कैन डेलिबरेटली ट्विस्ट और मैनिपुलेट द डेटा। ठीक है, आप अपने 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 हिसाब से अगर आप उसको डेलिबरेटली ट्विस्ट कर देते हैं या मैनिपुलेट कर देते हैं, सो इट कैन बी मिसयूज्ड, इजीली मिसयूज्ड, मिस इंटरप्रेटेड, इजीली आप कर सकते हैं उसको। सो मतलब इट्स नॉट ईजी, बट आप इजीली उसको अगर आपने डेटा कलेक्शन में कहीं पर भी थोड़ा बहुत गलती हो गई या आपने जानबूझ के कर दिया, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया डेटास को, तो जो डेटास होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, दे आर नॉट एक्यूरेट। नाउ फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स एंड नॉट इंडिविजुअल्स। ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का जो एम है वो एंटायर मास ऑफ डेटा को स्टडी करना होता है, यानी एग्रीगेट फैक्ट्स को स्टडी करना होता है। सिंगल वैल्यूज़ जो हैं उनको हम उसको हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं डालते। सो अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन 1 मई 2021 में जो था, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट वो इम्पॉर्टेंट था, बट द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द इंटायर मंथ फॉर, जो भी अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करना इजीली तभी हो पाएगा जब आपके पास डेटाज जो हैं बहुत सारे डेटाज हों। किसी एक डेटा को लेकर आप कंपेयर नहीं कर सकते और किसी भी कंपेयर नहीं कर सकते, और स्टैटिस्टिक्स में जो है हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की ही बात करते हैं। सिंगल अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चे का वेट 60 kg है, इट्स नॉट मीन्स स्टैटिस्टिक्स। मैक्सिमम वेट इज 60 kg एंड मिनिमम वेट इज 45 kg।
दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स नॉट इंडिविजुअल्स। गॉट इट। सो ये हमारा जो है वो लिमिटेशंस हो गई सारी। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आज के लिए, और इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much.